अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है। 5 वर्ष पहले योगेश की आयु उमेश की आयु की 1/3 थी। ठीक है, 5 साल पहले। देखो हमेशा हमारे जब एज रिलेशन के प्रश्न हमको दिखें तो हम हमेशा वर्तमान की स्थिति को ही करंट सिचुएशन और प्रेजेंट कंडीशंस माननी चाहिए। अब यहां से 5 साल पहले, 5 वर्ष पूर्व, दो लोग हैं, योगेश है और उमेश है। योगेश उमेश की आयु का 1/3 थी। योगेश है और उमेश है। योगेश उमेश की 1/3 थे, तो उमेश अगर 3 के थे तो योगेश 1 के थे। यह रेशियो था। योगेश और उमेश का रेशियो देखिए मैंने लिख दिया 1:3 का था। वर्तमान में योगेश की उम्र हमको दे रखा है 17 और हमसे उमेश की उम्र अभी पूछ रहा है, यहां पर ये पूछ रहा है। देखो ये जब आयु का ऐसा प्रश्न है जहां पर रिलेशन अर्थात संबंध जो अनुपातिक रूप से हैं और मान वैल्यू जो अलग अलग दी गई हैं वो दो अलग अलग लेवल पर हैं, एक पूर्व का है एक बाद का है। ठीक है, ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम दोनों को एक जगह ले जाएं, तभी तुलना कर सकते हैं। आप या तो उसको यहां लाएं या तो उसको वहां लाएं, और हम आपको हमेशा सजेशन दिए हैं कि आप हमेशा वैल्यू को लेकर अनुपात की जगह जाया करो, बड़े आराम से चीजें हो जाती। जैसे अभी मान लो योगेश इस समय 17 साल का है, तो 5 साल पहले कितने साल का रहा होगा? 12 साल का। तो 1 का मान 12 हो गया। अगर 1 का मान 12 है तो 3 का मान 36 के हैं। कितने के हैं बताओ? 36 के। 1 बराबर 12 तो 3 बराबर 36। अगर यहाँ 36 है तो हमसे वर्तमान पूछा है, और देखो 36 भी दिया है, बहुत लोग 36 पे दिमाग लगाएंगे। 5 जोड़िए क्योंकि हमें वर्तमान 36 5 41। अगर आपने 41 बताया तो एकदम परफेक्ट है, 41 है। सी ऑप्शन, जितने लोग 41 बता रहे एकदम परफेक्ट है। राइट सोल्यूशन इसका 21वें प्रश्न का 41 है, जो कि सी ऑप्शन आपको दिया गया है, करेक्ट हल है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, इसको पढ़िए, बताइए क्या है। क्वेश्चन पढ़िए सब लोग फटाफट। निम्नलिखित बारंबारता बंटन जो आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, उस पर विचार करो। क्या विचार करें बताइए? माध्यिका वर्ग, इसे कहते हैं मीडियन क्लास। मीडियन क्लास हमने आपको सूत्र भी बताए हैं इससे पहले वाली क्लासेस में। मीडियन क्लास, मीडियन क्लास वह क्लास होती है जिसमें जो बीच की वैल्यू अवेलेबल होती है। जैसे कभी भी ऐसे प्रश्न आपको करने हैं या माध्यिका निकालनी ही है तो इसका पहले सेंस समझिए। किसी एक ग्रुप में, जैसे अभी ग्रुप किसी भी तरह का आयु का होगा, अंकों का होगा, या मान लो अंकों की बात है। हमने कहा कि एक स्कूल में 0 से 10 नंबर पाने वाले 3 बच्चे हैं, 10 से 20 पाने वाले 8 बच्चे हैं, 20 से 30 पाने वाले 16 बच्चे हैं, 30 से 40 पाने वाले 30 बच्चे हैं, 40 से 50 पाने वाले 17 बच्चे हैं, 50 से 60 पाने वाले 4 बच्चे हैं। अब मैं आपसे कहूं, एक होती और बारंबारता जिसको कहते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता का मतलब होता है कि हम कह दें कि 10 से कम पाने वाले बच्चे कितने हैं, तो 10 से कम पाने वाले 3 ही हैं। मैं कह रहा हूं 20 से कम पाने वाले कितने हैं, तो 20 से कम का मतलब पहले 20 से 10 जाओ, फिर 10 से 0 जाओ, अर्थात इन दोनों को जोड़ दीजिए, 3 8 11। फिर हम कहें 30 से कम पाने वाले कितने हैं, 30 से कम मतलब 30 से 20 जाओ, 20 से 10 जाओ, मतलब इसको इसमें जोड़ दें 27 हो गया। ऐसे मैं कहूं 40 से कम पाने वाले 40 से 0 तक, अर्थात इसको जोड़ दें 57 हो गया। मैं कहूं 50 से कम पाने वाले कितने, इसमें जोड़ दें तो 74 हो गया। और फिर हमने कहा कि 60 से कम पाने वाले तो 78 हो गया। तो इसमें बच्चों की संख्या कुल 78 हो गई। और आपसे अगर माध्यिका कक्षा पूछा है तो पहले तो इसको जान लो, और मैं आपको कंफर्म कर दे रहा हूं, आप इसको जोड़ के देखो, n का मान 78 ही होगा। सभी बच्चों की संख्या 78 है। अगर 78 है तो माध्यिका हमेशा बीच का मान होता है। जैसे आपने समूह से सभी आंकड़ों को लिख दिया, जैसे हमने कहा कि हम एक ग्रुप में, इसे ग्रुप्ड फॉर्म कहते हैं, जैसे 5 उंगलियां, हालांकि ये ग्रुप्ड नहीं है, छोटे से बड़े होती ऐसे या ऐसे होती, तब इसे ग्रुप्ड कहते हैं। जैसे भाई हैं, रामायण में राम भगवान 4 भाई थे, पांडव 5 भाई थे, आपने सुना है महाभारत में। तो 5 भाई है, बड़े से छोटे से बड़े का क्रम है, जो बीच में है वही माध्यिका है। तो ऐसे एक समूह बना, जैसे मैंने कहा कि 0 से 10 पाने वाले खड़े हो जाओ, फिर 10 से 20 पाने वाले खड़े हो जाओ, 20 से 30 पाने, इस तरह से ऐसे बच्चे खड़े हो गए और कुल 78 बच्चे लाइन से खड़े हो गए। हमने पूछा जो बीच में है उस बच्चे को निकालो, तो बीच वाले को निकालने के लिए 78 मतलब n को, n मतलब हम लोग यहाँ पर अगर मीडियन क्लास अगर निकालना चाहते हैं माध्यिका कक्षा, तो माध्यिका कक्षा के लिए उस वैल्यू को ढूंढो जो माध्यिका जो बीच में है। इसके लिए आपको n/2 करना होता है। 78/2 39वीं जो वैल्यू होगी, अगर लाइन से सबको खड़ा कर दो तो 39वीं वैल्यू यहाँ पर माध्यिका है, अर्थात बीच का मान है। 39वीं वैल्यू होगी कहाँ, मुझे बताइए। 0 से लेकर 3 तक की वैल्यू इस क्लास में है, 3 से लेकर 11 तक की वैल्यू इस क्लास में है, 11 से लेकर 27 तक इसमें है, और 27 से लेकर 57 तक की वैल्यू इस कक्षा में है। और आपको कौन सी चाहिए? 39वीं। 39वीं 27 के बाद ही तो पड़ेगा। इसका मतलब यही क्लास जो 30 से 40 वाली है
दिस इज आवर मीडियन क्लास, यही हमारी माध्यिका कक्षा है, मीडियन क्लास है। 30 से 40 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, 30 से 40, दिस इज आवर मीडियन क्लास, यही हमारी माध्यिका कक्षा है। जो 30 से 40 बताएं एकदम परफेक्ट बताएं, राइट सोल्यूशन है। तो 22वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन देखिए कितना है, 30 से 40 है, बी ऑप्शन उतार लीजिएगा अच्छे से। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, 23 नंबर, ध्यान से देखिएगा और पढ़िए सब लोग, बताइए फटाफट क्या होगा, जल्दी से बताएं कितना हो जाएगा। हाँ, एक गाड़ी किसी दूरी को एक नियत चाल से तय करती है। एक गाड़ी है जो किसी दूरी को नियत चाल, जैसे हम लोग कोई यात्रा करते हैं प्रतिदिन वाला, तो हम एक नियत चाल से हम अपने घर से ऑफिस के लिए निकलते हैं और हमको पता हम इतने समय में पहुंच जाएंगे। यदि उसकी चाल, मैंने एक दिन क्या किया, अपनी चाल को 6 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा कर दिया। जिस दिन मैंने अपनी चाल को 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया तो मुझे जहां पहुंचना था मैं 4 घंटे पहले ही पहुंच गया, ठीक है। और एक दिन मैंने क्या किया, अपनी चाल को 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया तो हमें 6 घंटे ज्यादा लग गए, 6 घंटे ज्यादा लग गए। अब आपसे पूछा है कि वह दूरी बता दो कितनी है, वह दूरी आपका क्या नियम होगा, कौन बता सकता है इसको। सबसे पहले देखो ऐसे में क्या करना चाहिए, जैसे बहुत बढ़िया सा सिस्टम होता है, रिलेशंस अगर हम लोग डिफाइन करें, हम सबको पता है अगर एक समान दूरी तय की जाती है तो चालों का अनुपात समयों के अनुपात का व्युत्क्रमानुपाती होता है। और अगर आप यहां पर समय को फिक्स मानोगे, जैसे आपने डिस्टेंस मान ली यहां से यहां तक की है, ये दूरी है जो फिक्स है, हमें तय करनी है डेली की डेली, और हम इसको एक नियत स्पीड से तय करते थे और मुझे एक नियत समय भी लगता था। देखो यह निश्चित दूरी थी, एक नियत चाल से चलते थे और एक नियत समय लगता था। लेकिन एक दिन मैंने क्या किया, अपनी चाल को 6 घंटे प्रति किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ा लिया। जिस दिन मैंने ऐसा बढ़ाया तो मुझे क्या पता चला, भाई ये तो अपनी चाल हो गई। यहां पर मैंने अपनी चाल को बढ़ाया, यहां पर हम कंपेयर करते हैं चाल गुणे, जैसे आपको पता है चाल गुणे समय बराबर ही तो दूरी होता है, ये आपने पढ़ा ही है, यस इंटू टी बराबर डी होता है। तो हम लोग यहां पर दूरी को कंपेयर करने जा रहे हैं, दूरी को कंपेयर करने जा रहे हैं, तो हमने लिखा यस प्लस 6, मैंने चाल को बढ़ाया और हमने देखा कि हमारा जो समय था वो कितने समय ज्यादा लग गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा क्या लग गया, अधिक लग गया। तो हमने क्या कर दिया इसको पता है, यहां पर हमने नहीं 4 घंटे हमें कम लगा, 4 घंटे कम लगा, तो इसको एक काम करो, लिखो 6 गुणे आप कर दो 4, ठीक है, ये ऐसे कर दीजिए, ये बराबर कर दीजिए, फिर यस माइनस 6 करके डिवाइड बाई आप कर दो कितना 6 गुणे कर दो 6। आप इसको कंपेयर कर लो तो आपको स्पीड कंफर्म हो जाएगी, यहां से स्पीड कंफर्म हो जाएगी। देखिए कैसे कैसे कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले जो कटे काट दें, अगर चाहे तो इसको इससे खत्म कर दे, 2 दूना 4 होता है, 2 तिया 6 होता है, 3 से इसको गुणा कर दे, इसको 2s प्लस 12 बराबर 3s माइनस 18, ठीक है। इसको इधर कर दे, यस बराबर 30 हो गया, चाल कितनी हो गई 30। अब चाल अगर 30 है आपके पास तो आप यहां से देखो समय पहले कंफर्म कर लो, समय कहीं से भी कंफर्म कर लीजिए, आपका समय क्लियर हो जाएगा। देखिए बहुत सारे लोग हमें उत्तर बता भी दिए हैं और अच्छा है रिस्पांस इस तरह से आपका आ जाता है, तो बढ़िया। समय चाहे इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, कहीं से भी पुट कर दो, समय आपका डिक्लेयर्ड हो जाएगा। यस का मान जैसे अगर हम 30 यहां पुट कर देते हैं तो 30 प्लस 6 36/6, जैसे हम यहां पुट करके देख ले, यहां पुट कर दे, बात एक ही है। समय देखो ये तो अपनी स्पीड है, समय के लिए आप लिखो 30 प्लस 6/6 गुणे 4, 30 से 36, देखो 6 बार गया, 6 चौके 24, 24 घंटे, समय कितना लगा 24 घंटे। यहां पर चाल आपकी 30 है और समय है 24, डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। आपने लिखा 30 गुणे 24, 24 तिया 72 होता है, 720 किलोमीटर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, 720 किलोमीटर। बस ठीक है, लगा सकते हैं आप लोग, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा जिससे कि आपका डाउट में ना रहे, क्लियर रहे, आप लोग कंफर्म कर सके एग्जाम में, ठीक है। चलो S1 S2 कर देंगे, S1 S2 नहीं कर सकते क्योंकि फिक्स चाल थी अपनी, ठीक है, फिक्स चाल थी, उस हिसाब से जा सकते हैं। लीजिए ये अगर आप सोचो तो एक फार्मूला है, ये क्या है, एक जस्ट फार्मूला है, इसको अगर आप डिसाइड करो, यहां पर एक फार्मूला है और फार्मूले को ही हम वर्बल बता सकते हैं कि इसमें कौन सा उत्तर अपना है। क्या उत्तर होगा बताओ, अगर देखो तो इसका उत्तर कन्फर्म, जैसे प्रश्न क्या पूछा है, साइन थीटा, साइन 3 थीटा, साइन 5 थीटा, कॉस थीटा, कॉस 3 थीटा, कॉस 5 थीटा, मैं बता दूं आपको tan 3 थीटा होता है। लेकिन इसको थोड़ा जान लो कैसे किया जाए। अगर हम थोड़ा सिस्टमेटिक कर दे, जैसे हम ऐसे कर दे, साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा, इसको अलग कर ले। इसी तरह से कॉस 5 थीटा प्लस थीटा, एक सेकेंड, हम थोड़ा सा, जैसे पहले एक रूल आप जान लो, रूल सबको ऐसे पता होगा कि अगर हम लोग इस पैटर्न को जानते हैं सब लोग, साइन ए प्लस साइन बी,
साइन ए प्लस साइन बी बराबर क्या होता है बताइए। अगर इस फार्मूले को हम लोग सब जानते हैं, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, ये पढ़ा हम लोगों ने। इसी प्रकार से कॉस ए प्लस कॉस बी, फार्मूले को तैयार कर लेना आप लोग जरूर त्रिकोणमिति के, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम लोग 2 कॉस ए प्लस कॉस बी जानते हैं तो हो जाता है कितना, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू, ठीक है, कॉस ए माइनस बी बाई 2, कॉस ए माइनस बी बाई 2। आप इन दोनों फार्मूलों का उपयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसमें बताइए। यहां पर हम इस पैटर्न पर जाएंगे तो आप यहां पर जैसे इसको अगर हम चाहो तो एलिमिनेट कर ले, अभी एलिमिनेट कर ले। इसको एलिमिनेट करने के लिए थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक करना पड़ेगा। जैसे क्या, मैं साइन 5 थीटा कर दूं प्लस साइन थीटा कर दूं, ये देखो ऐसे कर दिया, प्लस अभी साइन 3 थीटा रहने देते हैं। इसी क्रम में इधर चले जाते हैं, लिखे कॉस 5 थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा। अब आप अगर करना है इसी पैटर्न पर जाओ, ठीक है, a प्लस बी बाई 2, तो 5 थीटा प्लस थीटा 6 थीटा बटे 2 करेंगे तो 3 थीटा आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसको भी देखो, हम लिख दें क्या, 2 साइन, जैसे इसकी जगह आप क्या पुट कर सकते हैं बताइए, लिख सकते हैं 2 साइन कितना बताओ, 5 थीटा प्लस थीटा 6 थीटा बटे 2, 3 थीटा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। उसी प्रकार से यहां पर क्या हो जाएगा बताइए, और आगे बढ़ते जाइए, यहां पर क्या होगा, कॉस अभी इंटू कॉस ए माइनस बी, 5 थीटा माइनस थीटा 4 थीटा बटा 2 तो 2 थीटा हो जाएगा, मतलब कॉस 2 थीटा हो जाएगा। कॉस 2 थीटा होगा, साइन 3 थीटा यहां पे लिखा हुआ है, साइन 3 थीटा बाहर करेंगे ऑटोमेटिकली कट करके tan 3 थीटा बन जाएगा। तो यहां पर प्रश्न देखिए हल हो जाएगा। लेकिन आपको जैसे इस फार्मूले को भी याद रखना है। अभी किसी को याद हो तो इतना जाने की उसे आवश्यकता ही नहीं है, बट अगर आप इस पे जाना चाहोगे तो आपका उत्तर बन जाएगा। ठीक है, इस पर जाएं, देखिए अभी सिस्टमेटिकली हल कर लें। ये डेरिवेशन में दरअसल एकेडमिक कक्षाओं में जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो ये सब प्रूव करने के लिए आता था कि आप प्रूव करो इसका मान साइन tan 3 थीटा होता है। अभी यहां पर पूछा जाता है कि tan 3 थीटा इसका मान क्या है, तो हम लोग इस पैटर्न पर जाकर tan 3 थीटा बता देंगे। ठीक है, इसको अच्छे से कंफर्म कर लीजिए, आप लोग कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस फार्मूले पर जाकर के हम वैल्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न है कोऑर्डिनेट का। के का मान होगा यदि मिलान बिंदु इंटरसेक्शन पॉइंट, दो बिंदु है, सबसे पहले ए बी, ए का कोऑर्डिनेट कितना है -5, 7 और बी का कितना है 0, -2, और एक दूसरा भी है, दूसरा देखो ऐसे हम पुट कर देते हैं, ऐसे इसलिए पुट कर, देखो ए बी था, ए बी था, और एक दूसरा भी है हमारे पास सी, इसको सी कह दीजिए, सी है 1, और डी कितना है बताएं 4, के। कह रहा दोनों का मिलान बिंदु एक दूसरे पर परस्पर लंब हो, मतलब परपेंडिकुलर हैं। याद रखिएगा जब दो रेखाएं L1 परपेंडिकुलर ऑन L2 हो तो क्या होता है पता है, तो क्या होता है M1 इंटू M2 इजिकल टू -1 होता है। उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर। जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उनकी प्रवणताएं बराबर होती हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती है तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। दो रेखाओं मतलब रेखा की प्रवणता होती क्या है, प्रवणता मतलब अगर आप इस रेखा L1 को अगर आप लोग लेके चल रहे हो, इसको आप L2 लेकर चल रहे हो, तो इस L1 की प्रवणता होगी M1 इजिकल टू, नियम क्या होता है देखो, इसे आप x1 y1 कहो, इसे आप x2 y2 कहो, y2 माइनस y1 -2 -7 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 0 + 5, अर्थात -9/5 हो गई इसकी प्रवणता। इसी प्रकार से इस रेखा की प्रवणता अगर M2 आपको निकालनी है, इसे आप कह दो x1 y1, इसे कह दो x2 y2। तो आप लिखो k -3 k -3 k + 3 हो गया, और ये क्या है 4 है ना, तो 4 - 1 3 हो गया। अब आप जैसे कहें कि L1 अगर परपेंडिकुलर है, देख ही रहा परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे के ऊपर लंब है, तो दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होगा। तो M1 इंटू M2 इजिकल टू -1 -9/5, ठीक है, और M2 का मान कितना है k + 3 डिवाइड बाई 3 बराबर -1 है। अब आप इसको हल कर डालिए, k का मान पता चल जाएगा, और k का मान ही आपसे इस प्रश्न में पूछ भी रहा था। ठीक है, पहला तो माइनस से खत्म हो गया, प्रोडक्ट होगा, 5 × 15 होगा, ठीक है, या काट दो, 3 × 9 हो गया, मतलब k + 3 कितना हो जाएगा 5/3 होगा। k का मान क्या होगा 5/3 -3 होगा, 9 निकलेगा, माइनस कितना हो जाएगा 4/3 होगा, -4/3 होगा, जो कि सी ऑप्शन में आपको दिया है। सी ऑप्शन देखिए जो बताएं एकदम सही है ना। हाँ
नहीं आया आदित्य? चलिए अभी क्लियर हो गया कि नहीं सब लोग को? -4/3 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है 25 नंबर। चलिए अभी कंटिन्यू रहिए, बताता हूं फिर आगे, आप अच्छे से पूरा कवर कर लो सब लोग एक एक करके सारी चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। लीजिए अधिकतम मान का प्रश्न जरूर आता है, साइन की केस में भी आएगा, साइन कॉस के फॉर्म में। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अगर कभी लिखा है a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इसका मान ग्रेटर आर इक्वल टू -√a² प्लस b² होगा और लेस आर इक्वल टू a² प्लस b² होगा। करेक्ट? तो सबसे मिनिमम मान अगर करना है तो -a² प्लस b² कर दो और मैक्सिमम मान क्या होगा, a² प्लस b² होगा। ठीक है, अंडर रूट में। तो आपको समझना है कि साइन का जो कोफिशिएंट है वही a है और कॉस का जो कोफिशिएंट है वही b है। अब अपना जो प्रश्न है उसमें क्या लिखा है, देखो उसमें लिखा है साइन थीटा और यहां क्या लिखा है, कॉस थीटा। तो साइन का कोफिशिएंट भी 1 है और कॉस का भी कोफिशिएंट 1 है। तो मैक्सिमम वैल्यू हम लोगों से पूछा है, तो मैक्सिमम हो जाएगा √1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, √2। √2 अगर आप बता रहे हो तो सही है, √2 द राइट सोल्यूशन। यस, ऑप्शन नंबर बी √2 26 का करेक्ट हल है, ऑप्शन नंबर बी द राइट सोल्यूशन। बिल्कुल सही, जो लोग हमें बी बता रहे एकदम परफेक्ट बताएं। ये प्रश्न देखिए पिछली बार पूछा गया था, बहुत ध्यान से अगर देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगी बातें ना। इस प्रश्न को बहुत अच्छे से क्लियर करिए। श्याम ने, ये है आपका क्या कहते हैं, किस्तों पर आधारित प्रश्न है। हालांकि किस्त के कई अलग अलग अप्रोच होते हैं, किस्त का सिस्टम ही एकदम डिफरेंट होता है। बाकी जो ब्याज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ब्याज का कैलकुलेशन होता है, चाहे साधारण पर हो चाहे चक्रवृद्धि पर हो, और जनरल जब किस्त के प्रश्न आते हैं तो उसमें दोनों में फर्क होता है। श्याम ने अपने घर की मरम्मत के लिए 1,80,000 रुपए का उधार लिया था, ऋण लिया था। यह राशि उसे 3 समान वार्षिक किस्तों में ब्याज के साथ वापस की जानी है। 3 बराबर बराबर किस्तों में लौटाना है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के अंत में देय धनराशियां क्या होगी, देय धनराशियां कितनी होगी आपको बताना है। जैसे इसने एक कंफ्यूजन डाली है कि वार्षिक समान वार्षिक किस्तों में लौटानी है, लेकिन देय धनराशि जो फाइनल अमाउंट बनकर आता है। दरअसल हम लोग ये सोचते हैं कि मान लो हमने कोई गाड़ी खरीदी और गाड़ी खरीद करके मैंने 1 लाख रुपए का ऋण लिया। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, 1 लाख रुपए का ऋण लिया, लोन लिया, और हमें सोचते हैं कि 1 लाख को जैसे मुझे अगर लौटाना है मान लो 3 बार में या 5 बार में लौटाना है। ऋण सहित ब्याज अगर मान लो 1,20,000 हो गया, ठीक है, 1,20,000 हो गया, समझिएगा, या हम ऐसे लिख देते हैं 120K हो गया, 1,20,000 हो गया। अब अगर सपोज करिए कि हमें इसे 3 किस्तों में लौटाना है और आपके मन में ये चल रहा है कि 3 किस्तों का मतलब मान लो हम 40,000 बराबर बराबर लौटा देते हैं, ठीक है, 40,000 40,000 40,000, ऐसा हो तो बहुत अच्छी, तब तो बहुत खराब है आपके लिए। यह पैसा आपको कम ही लौटाना पड़ेगा। मतलब जैसे आपके मन में चलता है कि हम 40,000 लौटा दे तब तो बैंक वाले खुशी हो जाएंगे, दरअसल आपको 40 से भी कम लौटाना होगा, क्योंकि हम लोग तुरंत का तुरंत तो देते नहीं। मान लो हम पहली बार 35,000 दे रहे हैं, दूसरी बार हमने 37,000 दिया, तीसरी बार हमने 38 दिया, लेकिन बैंक क्या कंसीडर करेगी पता है, वो मानती है कि आपने जो 35 दिया है, 35 हमारे पास 1 साल तक रहा, 1 साल तक रहा, तो इस 35 पर जो 1 साल का ब्याज है वो भी बैंक जोड़ लेती है, हमारे लिए अच्छी बात होती है। अगली बार देखो, यह 35 अपने पास फिर 1 साल तक रहेगा, या 37 अपने पास 1 साल तक रहेगा, तो इस पर भी 1 साल का ब्याज वह जोड़ लेती है, तब माना जाता है कि समान किस्त के रूप में जा रही है बातें। अब जैसे यह प्रश्न है, श्याम ने अपने घर की, अब जैसे यहां बहुत लोग डाउट में रहेंगे, उनके लगेगा कि भाई ये तो समान किस्त हो ही नहीं रही है, जबकि ऐसी बात नहीं है। 1,80,000 का अगर लोन है, 1,80,000 का लोन है, तो हमारे दिमाग में चल रहा था कि भाई हम इसको ऐसे कर देते हैं 60,000, ठीक है, 60,000 60,000 के 3 किस्तों में हम इसको लौटा देते हैं। बट क्या ब्याज नहीं दोगे क्या आप? ब्याज आपको देना पड़ेगा। ये जो पैसा आप दे रहे हैं 1 साल के बाद दे रहे हैं, 1 साल के बाद दे रहे हैं। यह पैसा जो है आप 2 साल के बाद दे रहे हैं, ठीक है, 2 साल के बाद दे रहे हैं। और यह पैसा जो है आप 3 साल, मतलब ये तुरंत दे रहे हैं, जैसे अभी ब्याज के साथ, और यह 2 साल पर या 3 साल पर आप पैसा दे रहे हैं। तो आपको ब्याज भी ऐड ऑन करना पड़ेगा प्रत्येक में। और ब्याज देखो कैसे ऐड होगा, इसको समझिएगा आप लोग। जैसे इस पर हम लोगों को ये ध्यान देना है, जैसे देखिए ध्यान से, इस पर हम लोग जो पहली बार पैसा देने जा रहे हैं, इस पर हम 2 साल का ब्याज एक्स्ट्रा देंगे। मतलब यहां पर अगर सोचो तो आपको ब्याज कैसे, क्योंकि यह पैसा आप 2 साल पहले दे रहे हैं, इस पर आपने जो ब्याज दिया है आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा ब्याज आप कितने दे रहे हैं। ध्यान से देखिएगा भाई, 10% की बात है, और 10% को अगर हम सोचे इसमें 1 साल के लिए, तो भाई किसी का परसेंट अगर निकालना है वो भी 10। अगर मान लो मेरे को 60,000 दिया है,
60,000 में 10% करेंगे तो हम 2 शून्य यहां पर लगा देंगे दशमलव के लिए, 1/10 होता है ना, सॉरी। अब यहां क्या करोगे 10% के लिए बताइए, 10/100 होता है भाई, 1/10 होता है, 1 शून्य कर देंगे 6,000 रुपए होगा। 6,000 को हम लोग यहाँ पर 3 बार मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 3 साल तक हमारा कंटिन्यूड था, तो 3 साल में आपको कितना देना पड़ेगा, 18,000। तो 78,000 रुपए यहां पर आपको देना पड़ा, मतलब एक प्रकार से देय राशि कितनी हो गई, 78,000। जबकि इसकी बात करो तो यह 2 साल के लिए है, तो 2 साल में 6 दूना कितना होता है, 12,000। 12,000 मतलब 72,000 की देय राशि हो गई। और जबकि इसमें देखो 6 ही हजार जुड़ेगा तो यह 66,000 की देय राशि हो गई। तो आपका जो पैसा आएगा 78,000, 78,000, 72,000 और 66,000, जो पहला ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। ठीक है, 78,000, 72,000 और 66,000 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न आपका पूछा गया है और पूछा जा सकता है। सबसे पहले 60,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और फिर उसी 10% का हम जानते हैं कि हम तो इसको 3 साल के लिए दे रखे हैं ना, ये पैसा तो पड़ा ही रहेगा, लोन थोड़ी हमारा क्लोज हो रहा है। हम पहली किस्त देते हैं तो पैसा तो अपने पास से चला ही जाता है, बैंक के पास रहता है, बैंक उसका उपयोग करता है। बैंक 10% की दर से 3 साल में ब्याज भी तो कमाएगा उस पे। तो हमारी देय राशि 78 हो गई, हमारी दूसरी देय राशि 72 हो गई 2 साल के लिए, और हमारी यह वाली देय राशि 6,000 है। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर 78,000, 72,000 और 66,000 देय राशि हमारी बनकर आ रही है। ठीक है, पहला ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट है। तो आप लोग देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। ये देखिए, tan और cot के टर्म में भी न्यूनतम और मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाती है। देखो, tan और cot के लिए न्यूनतम वैल्यू आपकी क्या होती है, जब भी कभी क्वेश्चन tan के फॉर्म में लिखा हो, जैसे अब इसको आप ऐसे सोचो, a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा के रूप में अगर दिया है, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, न्यूनतम मान, वो हो जाता है 2√ab। 2 क्या हो जाता है, ab। तो आप इसको लिख सकते हैं, यहां पर ध्यान से पहले सोचो, इसका कोफिशिएंट कितना है 4 और इसका कोफिशिएंट कितना है 9। तो आप लिखो मिनिमम वैल्यू के लिए 2√4 गुणे 9, 4 9 36, 36 का वर्गमूल 6 होता है, 2 गुणे 6 कर दो, कितना आ जाएगा 12। मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, सी ऑप्शन। आप इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन ये भी है, अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा। क्लियर। तो 2 कितना, सॉरी इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 12 हो गई। 12 ऑप्शन नंबर सी आपको दिया है। बढ़िया क्वेश्चन है, 28 था आपका, सी ऑप्शन है, बिल्कुल सही है, कंफर्म करिएगा। लीजिए अगला प्रश्न देखिएगा 29। पी, क्यू और आर एक काम को क्रमशः 6 घंटे, 8 घंटे और 15 घंटे में पूरा कर सकते हैं। पी करता है 6 घंटे में, क्यू करता है 8 घंटे में और आर करता है 15 घंटे में। उन्होंने एक साथ काम पूरा किया और पारिश्रमिक अर्थात मजदूरी के रूप में कुल 9,460 रुपए प्राप्त किए। पारिश्रमिक में उनके हिस्से क्रमशः क्या क्या है। कभी जैसे अगर 3-4 लोग मिलकर कोई कार्य करते हैं तो जो उनकी मजदूरी बढ़ती है, मजदूरी हमेशा उनके कार्य क्षमताओं पर निर्भर करती है। जिस क्रम में, जिस रिस्पेक्ट में वो लोग काम करते हैं, उसी क्रम में, उसी रिस्पेक्ट पर मजदूरी का डिवीजन भी होता है, उसी क्रम में मजदूरी बांटी भी जाती है। हम यहाँ पर क्षमता पर ध्यान देना कि हमेशा दरअसल मजदूरी दरअसल कोई निवेश के सिस्टम का होता नहीं है। जैसे व्यापार में जब पैसे का बंटवारा होता है तो निवेश पे निर्भर करता है, जिस रेशियो में आप निवेश करते हो उसी रेशियो में आपके लाभ का बंटवारा होता है। लेकिन जब हम कार्य करते हैं तो कार्य में हमारी जो मजदूरी हमको मिलती है हमारी पारिश्रमिकी हमारी क्षमताओं पर निर्भर करती है। जिस क्षमता में हम काम करते हैं उसी क्षमता के हिसाब से हमें मजदूरी मिलती है। क्षमता निकाला कैसे जाता है, जैसे पी किसी काम को 6 घंटे में, अब इसमें देखने से समझ में आ रहा होगा कि भाई आपको जैसे ये दूसरा डेटा लगता है, जैसे यहाँ पर पी किसी काम को 6 घंटे में, क्यू उसको 8 घंटे में और आर उसी काम को 15 घंटे में करता है। ये तो इनका समय है, ये इनका समय है, लेकिन क्षमता इनकी ये नहीं है। जिसका समय सबसे कम है उसकी क्षमता सबसे ज्यादा है, जिसका समय सबसे कम है उसकी क्षमता सबसे ज्यादा है। तो इसके लिए सबसे पहले आप टोटल वर्क निर्धारित करो। टोटल वर्क एक ऐसी संख्या होगी जो प्रत्येक से पूर्णतः कट जाए, 120 हो गई। अब 120 को सबसे देखो, जैसे हमने कहा कि 120 काम को या 6 घंटे में तो 20 काम प्रति घंटे करता है, या 8 घंटे में तो 15 काम प्रति घंटे, ऐसे 15 घंटे में तो 15 × 120, 8 घंटे में 8 काम प्रति घंटे करता है। ये इनकी क्षमताएं हो गई, ये इनकी क्षमताएं हो गई। टोटल पैसे कितने हैं, मतलब इनका जो रेशियो, मतलब जो बटने का क्रम है इसी रेशियो में रहेगा, इसी अनुपात में पैसे बटेंगे। टोटल मजदूरी कितना कमाया उन लोगों ने, 9,460। अब प्रत्येक का हिस्सा निकालना है तो अनुपाती पदों को जोड़ दो। जैसे इसका हिस्सा 20 रहेगा, इसका 15, इसका 8 ना, सबसे ज्यादा इसको, फिर उसको, फिर इसको, ऐसे मिलेगा। जोड़िए 20 10 30 5 35 35 8 43, 43 बराबर 9,460, 1 बराबर 43 दूना नहीं 43 एक्के होगा। और अगर इसको हम डिवाइड करते हैं देखो कितना आ जाएगा,
डिवाइड करेंगे तो आपका 220, 43 दूना 96 होता है ना, 9460, 43 दूना 86 होता है, 86 होता है, 220 आएगा एक का मान। अब पी का मान अगर निकालना है तो पी का मान निकालना है तो 20 से गुणा कर दें, 20 गुणे 220 अर्थात शून्य हो गया, 22 दूना 44, 4400 आया। ऐसे क्यू का मान निकालना है तो 15 से गुणा कर दो, 15 से इसका गुणा कर दो तो शून्य देखो कितना हो जाएगा, 15 गुणे 220, 15 शून्य शून्य, 15 दूना 30, 15 दूना 30, 3 33, 3300, 4400, 3300 और 8 से भी गुणा कर देंगे, 4400, 3300, 8 से गुणा करने पर 1760, यही बी ऑप्शन ही उत्तर है, बी ऑप्शन 4400, 3300, 800 कितना 1760। तो पी का निकाल दिया, क्यों का शायद आर का दिखेगा नहीं, दिख जाएगा। आर का अगर निकालना है तो आप क्या कर दो, 8 से गुणा कर दो इसी को, शून्य हो गया, 8 दूना 16, 8 दूना 16 एक 17, 1760 आ जाएगा। ठीक है, तो सभी के हिस्से हमको पता चल जाएंगे कितना कितना हिस्सा सबको मिलेगा। ये हो गया 29 नंबर अपना। 30 नंबर पर आ जाइए। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 60,025 वर्ग मीटर है, वर्गाकार मैदान है, आप जानते हैं कि ये वर्गाकार मैदान है, ये वर्गाकार मैदान है। यहां पर इसका जो एरिया दिया है 60,025 वर्ग मीटर है, इसकी भुजाएं ले लो, ए है, ए है, ए है और ए है, तो एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर होता है। अब इसमें एरिया तक तो अभी हमने पढ़ा, बाकी चीजें तो हमने पढ़ा नहीं, अभी पूरा पढ़ते हैं, अच्छे से कंफर्म करिए। इसकी सीमा के अनुदिश, सीमा मतलब जैसे मान लो ए बिंदु था, ए बी सी और डी, अर्थात यहां से कोई व्यक्ति एक चलना प्रारंभ करता है, चलना प्रारंभ करता है, यहां पहुंचा, फिर यहां से रिटर्न हुआ, आगे बढ़ा, फिर यहां से रिटर्न हुआ, ऐसे बढ़ता बढ़ता फिर यहीं पर आकर पहुंचना है उसे। हमने कहा इसकी सीमा के अनुदिश एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाता है, कितने समय में वह प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाएगा, अर्थात इस पूरी दूरी को कितने समय में वह तय कर लेगा। ठीक है, तो दूरी पता करने के लिए हमें इसका परिमाप चाहिए, क्या चाहिए, परिमाप, और परिमाप निकालने के लिए भुजा चाहिए। भुजा यहाँ छुपा है, कैसे, एरिया दिया है 60,025 जो कि ए वर्ग लिख सकते हैं आप लोग। अब अगर ए का मान निकालेंगे तो अंडर रूट लिखना पड़ेगा 60,025। अब 60,025 है तो इसका वर्गमूल देखो, मैं आपको तरीका बताता हूं, समझिए कैसे निकाला जाता है। जब भी किसी के अंत में 25 हो तो उसके इकाई पर, वर्गमूल की इकाई पर 5 आएगा। 25 को छोड़ करके बाकी संख्या का अगर आप ऐसा फैक्टराइजेशन करो जिनके बीच केवल एक अंतर हो, ठीक है, हाँ, जिनके बीच केवल कितने का अंतर हो, एक का अंतर हो, तो एक के अंतर वाले टर्म में अगर आप सोचो तो इसको हम लिख सकते हैं 24 गुणे 25, 24 गुणे 25, तो 24 ले लो और इसके अंत में 5 लगा दो, श्योर हो जाएगा 245 का वर्ग, अर्थात यह 245 इसकी प्रत्येक भुजा होगी। 24 गुणे 25 होता है 600 ना, तो 24 के आगे 5 लगा दो तो इसकी प्रत्येक भुजा 245 हो गई। ये 245, 245, 200 मतलब प्रत्येक भुजा 245 हो गई। तो टोटल डिस्टेंस अगर उसे हम इसके पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर को ही कवर करना है, इसी को टोटल डिस्टेंस मानो, तो 4 गुणे हम ए कर देते हैं, अर्थात 4 गुणे क्या हो जाएगा 245, यही पेरीमीटर है, यही टोटल डिस्टेंस है जो व्यक्ति कवर करेगा। अब उसको कवर करना है इस स्पीड से, कहां है स्पीड उसकी 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय किस में आना है, समय देख लीजिए किस में आ रहा है, मिनट सेकंड में, और ये डिस्टेंस किस में है, मीटर में। तो आपको सबसे पहले इसको मीटर पर सेकंड में लिखना है, किलोमीटर प्रति घंटा है और इसको अगर हम मीटर पर सेकंड में लिखेंगे तो हमें 5/18 से गुणा करना होगा। तो 18 को अगर हम 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 से खत्म, केवल 5 ही आएगा। तो समय हमको निकालना भी है, देखिए हम कर सकते हैं, यहां से लाइए 245 गुणे 4 है, बटे कर दो 5, 5 चौके 20, 5 9 45, 5 चौके 20, 5 9 45, 4 9 36, 4 चौके 16, 16 3 19, 196, 196 सेकंड है, और हमारे उत्तर आ रहे हैं मिनट और सेकंड में। तो सेकंड को अगर हम किससे डिवाइड कर दें, घंटे उससे, क्योंकि हम सबको पता है कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, तो सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग करना होगा, 3 बार जाएगा, 3 मिनट हो गया, और बचेगा कितना 16 सेकंड हो गया। 3 मिनट 16 सेकंड है, बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन, 3 मिनट 16 सेकंड। हाँ, कितने लोग का आया है, बहुत बढ़िया। थोड़ा फ्लो में रहिए, आप लोग सुस्त हो गए मैं देख रहा हूं, ऐसा सुस्त अगर आप हो जाओगे तो हमारा क्या मोटिवेशन रहेगा बताओ। सुस्त रहना चाहिए, आप लोग को लगना चाहिए, करना चाहिए, कि प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर मैं आप लोगों के लिए करा रहा हूं तो इसको आपको बहुत ध्यान से करने की नीड है, और सब लोग अच्छे से करिए। क्या करे फनवित, हाँ फनवित जो ओह 28 क्वेश्चन मैक्सिमम वैल्यू के किस, अच्छा पहले इसको देखिए, कंफर्म करिए। कितने लोग कर सकते हैं, इसका उत्तर बताएं।
टू रूट ए बी से ही निकलता है, प्लस माइनस का रूल लगता है उसमें, माइनस के हिसाब से जाता है और प्लस के हिसाब से जाता है। ठीक है, आगे देखिए लिखा है 16 कोट थीटा, थीटा मतलब एक्स, यहां पर एक्स लिखा है, 16 कोट एक्स बराबर 12 है। आपसे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू पूछा है। फटाफट सब लोग करिए एक एक प्रश्न को, तब मेरा मोटिवेशन बने, तब उस हिसाब से आगे बढ़े। लिखो इसको 16 कोट को क्या लिख सकते हैं बताओ, कॉस थीटा या कॉस एक्स अपान साइन एक्स बराबर 12 लिख दीजिए, करेक्ट। अब इसको देखो हम लिख सकते हैं कॉस एक्स बटे साइन एक्स बराबर 4 तिया 12 होता है, 4 चौके 16 होता है, लिख दो 3/4। अब आप ध्यान दो ना, पूरे समीकरण में आप जहां cos x हो वहां 3 पुट कर दो, sin x की जगह 4 पुट कर दो, आ जाएगा। cos x की जगह 3 पुट कर दें, sin x की जगह 4 पुट कर दें, बाकी और कुछ करने की नीड नहीं है। ठीक है, तो sin मतलब 4 लिखे, cos मतलब 3 लिखे, डिवाइड बाई sin मतलब 4 लिखे, cos मतलब 3 लिखे, 1/7 होगा। 1/7 पहला ऑप्शन इस प्रश्न का हल है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। वेरी गुड रिस्पॉन्स, बहुत बढ़िया। चलिए मानक विचलन पूछा है अगले प्रश्न का। हाँ, मानक विचलन पूछा है, आप लोग मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, माध्य विचलन, मानक विचलन, इसको कैलकुलेट करिए, इसको जानिए। जैसे हमारे पास कभी भी कुछ आंकड़े दिए हों, आंकड़े जैसे आपको वैल्यूज दी गई हैं, 11 है, 14 है, 15 है, 17 है, 18, इस तरह की वैल्यूज दी गई हैं। और आप यहां पर क्या करो कि पहली चीज तो आप ध्यान दो कि ये पूछा क्यों जाता है। जैसे हमें ये आंकड़े दिए जाते हैं, आंकड़े का मतलब जैसे किसी की आयु दी हो, भार दिया हो, अंक दिया हो, कुछ भी हमें एक प्रकार का डेटा दिया हो। जो स्टैंडर्ड डेविएशंस होते हैं, जो मानक विचलन निकाले जाते हैं, उनका सेंस ये होता है कि अगर हम इनके लिए कोई एक मीन वैल्यू ढूंढ लें, क्या ढूंढ लें, मीन वैल्यू। मीन मतलब एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू एक ऐसी संख्या होती है जो प्रत्येक को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन वो प्रत्येक के बराबर नहीं होती है। अगर मान लो मैं इन सबका एवरेज अगर मीन कैलकुलेट करूं, तो मीन देखो यहां मैंने लिखा है, मीन मतलब योग बटे संख्या, योग करें तो सबको जोड़ो कितना हो रहा है, 11 14 25, 25 15 40, 40 20 60, 8 68, 7 75, 75 बटे कितना होगा बताएं, 5, 15 25 75, सबके मीन आगे कितना बताओ, 15, सबकी वैल्यू 15 है। अब सोचिए सबकी वैल्यू 15 है जबकि कोई एक ही 15 के बराबर है, तो सबको सबके बीच का फर्क होता है कि नहीं होता है, उसी को कहते हैं डेविएशन। डेविएशन मतलब डी, डेविएशन मतलब डी। सबके बीच का फर्क क्या है बताइए, डेविएशन होता है x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार। अब आप सबका फर्क निकालो, देखो कितना होता है, 11 से 15 घटाइए तो -4 आया, 14 से 15 घटाएं -1 आया, 15 से 15 घटाया 0, 17 से 15 घटाया 2, 18 से 15 घटाया 3, इनकी वैल्यू आई। मानक विचलन के लिए सूत्र जो होता है सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा ऑफ डी स्क्वायर डिवाइड बाई एन। इसको लगाइए आप लोग, एन मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, बारंबारताओं का जोड़ जो होता है वही आपका सम एन कहलाएगा, या पदों की संख्या जितनी है आपके पास। यहाँ पर कभी कभी अगर हम इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से दिए होते तो बारंबारता देते, यहाँ पे तो फिलहाल बहुत आसान कर दिया, बारंबारता दिया नहीं, केवल मान दिया है टोटल। अब आप अगर डी स्क्वायर करेंगे और सिग्मा, सिग्मा मतलब समेशन अर्थात सभी पदों का योग, अगर किसी समूह के पहले आप सिग्मा लगा दो तो सारे पद ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हैं। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए क्या, -4 का वर्ग, जैसे आप इसका वर्ग करो तो 4 का वर्ग 16 होगा, अगर डी स्क्वायर हम कर दें, 1 का वर्ग 1 होगा, 0 का 0 होगा, 2 का 4 होगा, 3 का 9 होगा, जोड़िए 16 1 17, मैं लिख देता हूं 16 1 17 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 9 बटे पदों की संख्या कितनी बताओ, 5 है, अंडर रूट 16 4 20 30, 30 बटे 5 कर दो, 5 बटे 5 से इसको डिवाइड करें 6, रूट 6 आ रहा है, रूट 6 इसकी वैल्यू है। इसको बताइए, इसको देखिए, यदि P मूल बिंदु से एक रेखा है जो x अपान a प्लस y अपान b इज इक्वल टू 1 है, पर डाले गए लंब की लंबाई है, ठीक है, कुछ ऐसे रहा होगा, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अभी पता नहीं किस दिशा में किस कोण के हिसाब से पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे है। यह रेखा है आपकी जो कि x अपान a प्लस y अपान b इंटरसेप्ट फॉर्म है, आप देख पा रहे हैं, यहां पर P मूल बिंदु है, मतलब यह रेखा है आपकी P, और यह मूल बिंदु है, मूल बिंदु 0 0 है, और P वह रेखा की लंबाई है। तो हमसे पूछा निम्नलिखित में क्या सत्य होगा, इसके लिए क्या सही होगा ये बताना है आपको। आइए हम लोग डिसाइड कर लेते हैं क्या सत्य होगा। तो P के लिए मैं आपको रूल बता दूं, P इज इक्वल टू मॉड ऑफ क्या हो जाएगा पता है, AB डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आप लगा सकते हैं, मॉड ऑफ AB डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो किसी भी मूल बिंदु से सरल रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई का सूत्र हो गया, ठीक है।
अब आप इसमें समझो कि ए बी है क्या। जैसे आप समीकरण में आप जानते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में रखेंगे तो एक्स के नीचे जो है वही ए है, वाई के नीचे जो रखो वही बी है। अगर हम लोग जानते हैं कि मॉड हटाते हैं तो उसका केवल फर्क होता है कि साइन आपकी बदल जाती है, साइन पॉजिटिव ही रह जाती है। तो आप लिख सकते हैं P इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायरिंग ऑन अगर बोथ साइड कर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दे तो पी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाई रूट हट जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें मतलब 1/p स्क्वायर कर दें, क्योंकि देखिए सारे फॉर्मेट ऐसे लिखे हैं तो आपको इसका भी उल्टा करना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं बताएं, ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से गया, बी स्क्वायर से गया, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/b स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। तो आप चाहे ए स्क्वायर पी स्क्वायर पहले लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दो या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर दो, कोई फर्क नहीं। पहला नहीं सी ऑप्शन होगा, माइनस नहीं लगेगा इसमें, माइनस नहीं लगेगा प्लस लगेगा, पहला ऑप्शन सी ऑप्शन होगा। 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/, याद रखना, ये चीज याद रहनी चाहिए आपको, कभी मतलब ऐसा नहीं कि इसके लिए हमें करना पड़ जाए, बिल्कुल नहीं करना है। अगर रहेगा तो क्वेश्चन आएगा तो ये आपको करके आना है एग्जैक्टली, ठीक है, ये पता होना चाहिए ओरल। लीजिए इस क्वेश्चन को देखिए, अलजेब्रिक है। 2x स्क्वायर, प्रश्न क्या है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 8 है, x प्लस 2 से अगर विभाजित है, विभाजित मतलब x प्लस 2 इसका एक गुणनखंड है, मतलब विभाजित हो रहा है या विभाजित किया जा रहा है, और बचा हुआ शेषफल 3k है, बचा हुआ शेषफल 3k है। जैसे मेरी बात समझिएगा, एक पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 8, अगर हम इसको एक दूसरे पॉलिनोमियल x प्लस 2 से भाग करते हैं तो अगर भाग देने के बाद रिमाइंडर हो जाए जीरो, रिमाइंडर हो जाए जीरो, तो जो x प्लस 2 है इसका क्या होगा, एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा, और उस समय x बराबर जो -2 होगा इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा, और यह इसका एक मूल कहलाएगा, ठीक है, मूल कहलाएगा। लेकिन अगर यह इसको सेटिस्फाई ना कर पाए और रिमाइंडर की जगह पर r की जगह पर, देखो ऐसे कंडीशन में फिर ऐसी स्थिति बनी, x प्लस 2 से हमने भाग किया और रिमाइंडर हमारा अदर देन कोई वैल्यू, मतलब अदर देन जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो है, तो यह इसका एक गुणनखंड नहीं है और इसकी जो वैल्यू है इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि इससे भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, तो ऐसी कंडीशन में आप ये जो वैल्यू है जिससे भाग दे रहे हैं, x बराबर -2 निकाल लो, निकाल लिया, इसको उठा के समीकरण में पुट कर दिया, 2 इंटू -2 का होल वर्ग प्लस k इंटू -2 प्लस 8 बराबर, अगर वह डिवाइड कर देता पूर्णता तो 0 लिखा जाता, नहीं डिवाइड कर पा रहा, शेषफल दे रहा है तो 3k लिख दो। या ऐसा प्रश्न पूछा जाता कि भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, तो आप पूरा सॉल्व कर देते तो ऑटोमेटिकली शेषफल ही आता। 4 2 का वर्ग 4 दूना 8 हुआ, प्लस प्लस नहीं माइनस, -2 के प्लस 8 बराबर 3k कर दो, इसको उधर कर दो तो कितना हो जाएगा 5k बराबर 8 8 कितना होता है 16, तो k बराबर कितना होगा 16/5, पहला ऑप्शन 16/5, ठीक है, यस करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस का बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक मकान की खिड़की से एक झंडे के शिखर का, झंडे के टॉप का जो उन्नयन कोण है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, तथा उसके आधार का, आधार मतलब नीचे बॉटम का अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। मकान से झंडे की क्षैतिज दूरी 6 मीटर है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 6 मीटर है, तो झंडे की ऊंचाई, देखो सबसे पहले झंडा बनाओ, ये देखिए झंडा है और ये मकान है। अब मकान बड़ा सा तो है लेकिन ये मकान की खिड़की है, मकान बड़ा है लेकिन हम मकान की छत पे नहीं है, मकान की खिड़की पर है। हम मकान की खिड़की से हमने सबसे पहले झंडे के टॉप का एलिवेशन बनाया जो 60 डिग्री है, और मैंने झंडे के बॉटम का डिप्रेशन बनाया जो 30 डिग्री है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया, अच्छा एक चीज और दे रखा है इसने, जो ये मकान है, ये झंडा है, इनकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 6 मीटर दिया है, तो आपसे पूछा है झंडे की ऊंचाई, अर्थात यह हाइट आप लोगों से पूछ रहा है, यहां से यहां तक की लेंथ हमसे पूछ रहा है, करेक्ट है। देखिए कैसे इसको करेंगे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 30 है, ये भी आपका 30 ही होगा, ये भी 30 होगा, बहुत ध्यान से देखिए क्लियर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए जब भी समकोण त्रिभुज होगा, इसमें अगर यह कोण हमको थीटा है तो इस परपेंडिकुलर और इस बेस का रिलेशन tan बताता है। मैं जब ऊंचाई और दूरी को समझाता हूं तो मैं कहता हूं कि ऊंचाई दूरी बराबर tan थीटा ही होता है। ऊंचाई मतलब लंब और दूरी मतलब आधार,
लंब और आधार का रिलेशन tan ही तो बताता है जी, समझ रहे ना। चलिए हम क्या लिखें, हम लिखें tan 30 बराबर इसके अपोजिट, अगर ये मकान की खिड़की की हाइट है इसको स्मॉल h कर दो, h/6 कर दो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 1/√3 कर दे, ये h/6 है। तो आप लिख सकते हैं क्या, h बराबर कितना, h बराबर 6/√3, ये आप लिख सकते हैं। मतलब इस मकान की खिड़की की हाइट कितनी हो गई, h/√3, ये 6/√3 हो गई, मतलब यह हो गई 6/√3। अब आप इधर चले आओ, ठीक है, इधर भी आपको पता है यह जो लेंथ है, यह लेंथ क्या है बताइए, अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगी यहां से यहां तक। अब लिखो tan 60, आप इस लेंथ को अगर मान लो x है, ठीक है, x/6 कर दो, इसका मान √3 है, tan 60 का मान, x/6 कर दो, x बराबर कितना हो जाएगा 6√3। दोनों को जोड़ना है हम लोग को, दोनों को जोड़ना है, किसको किसको बताइए, इसको जिसका मान आया 6√3 और जिसका मान आया 6/√3, यही टोटल झंडे की ऊंचाई है। तो 6√3 प्लस 6/√3, करेक्ट। थोड़ा सा इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए, ये तो सही है, 6√3 है, अगर √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दें यह 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 होगा, मतलब 2√3 हो जाएगा। यह वैल्यू पूरी 8√3 आएगी, 8√3 है, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है, 8√3 इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। 35वां प्रश्न इस सेशन का आज डन होता है कंप्लीट। इतनी बातें सबको समझ में आ गई? कोई डाउट हो किसी के मन में तो बताते चलें, क्लियर करते जाएं, समझते जाएं। कोई अगर कंफ्यूजन रह जाए तो आप प्लीज जरूर बताइए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आगे देखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर है, यदि दो रेखाओं के बीच का कोण π/4 है, दो रेखाओं के बीच का कोण क्या है, π/4, एक रेखा ए है, एक रेखा ए है, दोनों के बीच का कोण π/4 है। एक रेखा की प्रवणता, ठीक है, 1/2 है, इस रेखा की प्रवणता यमोन क्या है, 1/2 है, और यहाँ पर थीटा हम लोग को दिया है π/4। दूसरे रेखा की प्रवणता हमसे m2 पूछ रहा है। आप एक नियम जान लो, दो रेखाओं की प्रवणताओं के रिलेशंस में tan थीटा जो होता है वो होता है मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। एक बात तो तय हो गया, अभी इसमें कंफर्म नहीं था कि कौन m1 है कौन m2 है, इसलिए वैल्यू तो दो आएंगी। अब लेकिन पता नहीं कि दोनों इसमें दिया है कि नहीं दिया, इसको हमें सोचना पड़ेगा। पहले तो आप एक तय कर लो कि कैसे डिसाइड होगा। tan थीटा मतलब tan 45 होगा, क्यों π/4 दिया है, π/4 का मतलब tan 45, tan 45 1 होता है। मान लो हमने इसको m1 कहा, 1/2 कर दीजिए, माइनस m2 है, डिवाइड बाई 1, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, 1/2 गुणे m2 कर दीजिए, मार्ड का कोई सेंस नहीं रह गया, इसका मान 1 होगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 माइनस 2m2 डिवाइड बाई 2, और इसका भी देखो 2 नीचे चला जाएगा, 2 नीचे, और यहाँ पर 2 माइनस m2 हो जाएगा। ठीक है, 2 से खत्म कर दो या इधर चला जाएगा, अर्थात एक मान आ गया 2 माइनस m2 बराबर 1 माइनस 2m2। इसको इधर कर दें या इधर कर दें तो कितना हो जाएगा, इधर कर दे तो m2 हो जाएगा, m2 बराबर 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया। इधर कर दिया हमने तो कितना हो गया आपके पास 1 माइनस 2 माइनस m2, 2 माइनस m2 डिवाइड बाई 2, यहां पर भी सेट होगा, वही 1/2 लिखा है, माइनस m1 माइनस m2, 1 प्लस है ना, हाँ 1 प्लस है तो ठीक है, हम लोगों ने लिख दिया 1/2 माइनस m2, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस क्यों, क्योंकि यहां पर देख लीजिए, एक सेकेंड, यहां प्लस लिखना था हम लोग को, 1 प्लस m1 m2 है ना, तो 1 प्लस 1/2 गुणे m2 होगा, 1/2 गुणे m2, ऐसे तो गलत हो जाएगा। अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस m2, नीचे अपना कितना है 2, इससे अब यहां पर क्योंकि पता है कि जब भाग होगा तो 2 ऊपर होगा और 2 प्लस m2 नीचे होगा, ये दोनों खत्म हो गए। हम लोग देखो क्या लिख सकते हैं इसके लिए बताइए, एक तो लिखेंगे हम लोग ये क्रॉस मल्टीप्लाई जब उधर होगा 2 प्लस m2 बराबर 1 माइनस 2m2, अब इसको इधर कर दें तो 3m2 हो जाएगा बराबर -1 हो जाएगा, तो m2 का मान एक तो -1/3 आया, एक वैल्यू मैच कर रही है, एक वैल्यू यस एक वैल्यू मैच कर रही है। दूसरा एक मान और हो जाएगा अगर हम लोग यहां पर देखो नीचे वाला तो सेम रहेगा, नीचे वाला सेम रहेगा, क्योंकि अगर हम लोग चाहे m1 का m2 से गुणा करें चाहे m2 का m1 से गुणा करें, बट ऊपर वाला चेंज हो जाएगा एक बार, और ऐसे कैसे चेंज हो जाएगा बताइए, जो 1/2 माइनस m2 लिखा m2 माइनस 1/2 हो जाएगा,
अगर m2 - 1/2 होगा तो यहां पर जो हमने लिखा 1 - 2m2, ये 2m2 - 1 हो जाएगा। ठीक है, 2m2 - 1 हो जाएगा, अर्थात एक मान और आ जाएगा, इसका 2 भी आएगा। अगर कैलकुलेट करके आप देखें, जैसे आप यही चीज अगर चाहो तो ऐसे लिख दो भाई, एक तो ये कन्फर्म है, और लिख दो m2 - 1/2 और नीचे 1 + 1/2 गुणे m2 लिखा है। चलो हम लोग लिख देते हैं ऐसे। अब इसकी कैलकुलेशन अगर हम लोग करें तो यहां पर 2 + m2 होगा और यहां पर 2m2 - 1 होगा। ठीक है, अब आप इसको अगर इधर करो तो m2 हो गया और यहां पर आपका 3 हो जाएगा, मतलब एक वैल्यू आपके पास यहां पर भी आ रही, 3 भी आ रही है। तो 2 मान आएगा इसके लिए, 2 नहीं आएगा, 2 मान आएगा। ठीक है, ये नहीं आएगा, मतलब आपके पास कौन सी वैल्यू आ रही है इसके लिए? इसके लिए सोचो तो आपके पास कितनी हो जाएगी, 2m2 हम लोग जो कर रहे हैं -1, और यहां पर कितना हो रहा है, यहां पर हो रहा है हम लोगों का 2 + m2। ये तो सही हम लोगों ने किया है, 2 + m2 है तो 2m2 - 1 कौन कौन सी वैल्यू हो जाएगी इसकी, 3 होगी ना, 3 होगी, हाँ 3 होगी, ये वाली वैल्यू आ रही है। तो डी ऑप्शन फिलहाल इसका उत्तर है, डी ऑप्शन। इसको मतलब जैसे ऐसे जनरलाइज कर लीजिए या दोनों तरह से आप हल कर लीजिए। वैसे भी कंफर्म था कि 2 मान तो आने ही आने थे, एक बार m1 से m2 घटेगा, एक बार m2 से m1 घटेगा, दोनों परिस्थितियों में 2 मान तो तय होने थे। ठीक है, तो 36वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपका डी ऑप्शन है। आप लोग इसको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, इसको बता दें। एक एक किसी वृत्त का अर्धव्यास, अर्धव्यास मतलब क्या होता है, रेडियस, अर्धव्यास मतलब रेडियस, दोगुना करें तो उसके बढ़े हुए क्षेत्रफल का प्रतिशत चुनें। बताइए, सर्कल अगर आपको दिया है, सर्कल में ध्यान दीजिएगा रेडियस है, इसके बाद इसको डबल कर दें तो डायमीटर है, और ये पूरा ले ले तो सरकमफिरेंस। 3 चीजें ध्यान दीजिएगा, एक तो त्रिज्या, दूसरा व्यास, तीसरी परिधि। सर्कल के इन 3 में एक जैसा परिवर्तन होता है। अगर कभी किसी वृत्त की त्रिज्या में जो आप परिवर्तन करोगे, त्रिज्या को अगर आप 2 गुना करोगे तो व्यास भी 2 गुना होगा, परिधि भी 2 गुनी होगी। व्यास को 2 गुना करोगे तो त्रिज्या भी 2 गुना होगा, व्यास भी, परिधि भी 2 गुनी होगी। मतलब तीनों समान जैसे यहाँ पर काम करते हैं। लेकिन अगर हमें क्षेत्रफल का निकालना होगा तो हमें पता है, क्योंकि रेडियस देखो r होता है, व्यास 2r होता है, परिधि 2πr होती है, बट जो एरिया होता है वो πr² होता है। यहाँ पर दरअसल r का मल्टीप्लीकेशन 2 बार होता है, इसलिए यहाँ पर सतत का नियम लगता है। सतत का नियम देखिए कैसे लगेगा, वृत्त का अर्धव्यास अर्थात त्रिज्या को डबल किया, डबल मतलब 1 से 2 किया, फिर 1 से 2 किया, अर्थात क्या हो गया पता है, 1 से 4 हो गया। पहली चीज, अगर ये प्रश्न लिखा होता 4 गुना हो गया तो ये आप कंफर्म था 4 गुना हो गया। लेकिन जो चीज 4 गुना हो जाती है वह 300% बढ़ती है। कैसे, ध्यान से देखिएगा, कभी भी जैसे 4 गुना मतलब 300% बढ़ा, 5 गुना मतलब 400% बढ़ा। अब देखो 4 गुना है तो 1 से 4 हुआ, मतलब कितना बढ़ा है, 3। लिखो 3 × 100/1। ये चीज ध्यान देना कि 300% बढ़ेगा। कुछ लोग 400 भी लगाएंगे कंफ्यूजन की वजह से। हाँ, अगर ये पूछता कितने गुना हो गया तो आप कहते हैं कि 4 गुना हो गया, लेकिन परसेंटेज कितना बढ़ेगा, 300% बढ़ेगा। तो 300% इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। 37 नंबर आपका कंफर्म होता है। ठीक, 38 नंबर देख लीजिएगा। एक कक्षा के 200 छात्रों का औसत 21 किलोग्राम है। 200 छात्र हैं जिनका औसत 21 किलोग्राम है। उनमें अगर अध्यापक का भी वजन सम्मिलित कर दिया जाता है तो उनका औसत 1 किलोग्राम और बढ़ जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक स्कूल है जिसमें बच्चों की संख्या है और उनका औसत क्या है, औसत किलोग्राम मतलब भार है। बच्चे अभी कितने थे, 20 थे। और बेसिक नियम आप जाने रहिएगा। बेसिक नियम हम सबको पता है कि औसत बराबर योग बटा संख्या। मैंने इसके कई सेशंस लिए हैं जहां पर मैंने डिटेल किया है, और जरूरत पड़े तो आप संख्या को औसत से गुणा कर दे तो आपको योग भी पता चल जाता है। संख्या पहले 20 थी, औसत था 21 किलोग्राम। अगर एक बच्चा नहीं, अध्यापक को शामिल किया गया, अध्यापक को शामिल करने पर संख्या क्या होगी, 21। कह रहा औसत में भी 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, 22 हो गया। अध्यापक की उम्र पूछ नहीं रहा, अध्यापक का भार, अध्यापक का भार पूछ रहा कितना था। ठीक है, अध्यापक का भार क्या था। ट्रेडिशनल करना है, आप इसका इससे गुणा कर दो, इनका पूरा योग आएगा जब अध्यापक नहीं थे। ठीक है, इनका इनसे गुणा कर दो, अध्यापक के साथ बच्चों का योग, दोनों का डिफरेंस कर दो, तब भी उत्तर आएगा। नहीं तो अगर आप पुराना औसत लेंगे, पुराना औसत, तो आपको नई संख्या के पास आना होगा। नई संख्या में इस वृद्धि को जो यहाँ पर औसत में हुई है इससे गुणा कर दो। 21 × 21 होता है, 21 इसमें जोड़ दीजिए तो अध्यापक की उम्र 42, उम्र नहीं है, अध्यापक का भार 42 किलोग्राम है। अगर हम पुराने इस नए औसत को लेते तो पुरानी संख्या के पास जाते,
सेम उसी वृद्धि को इससे मल्टीप्लाई करना होता, 20 जोड़ देते तो यहाँ पर भी 42 हो जाता। 42 किलोग्राम यहाँ पर अध्यापक का भार है, जो कि 38 नंबर में आपको दिया है। ठीक, चलिए 39 देख लीजिएगा। ये प्रश्न मैंने 2-3 बार कराया है और आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग इसका हमें उत्तर बता दीजिएगा कर करके। हमने मॉडल पेपर में भी कई बार कराया और पिछले सेशंस में आ भी चुका है, इसलिए मैं इसको करा नहीं रहा, होमवर्क दे रहा हूं। आप लोग तैयार रहिएगा, इसको जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने इससे पहले भी मॉडल पेपर में इसको कई बार कराया है, इसलिए मैं इसको फालतू में टाइम नहीं वेस्ट करता हूं। अंतिम प्रश्न में आप पे चलता हूं, ये ऑलरेडी मैं करा चुका हूं। समलंब को ब्रेक करके हमने वहां पर एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज के हिसाब से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला। पहले पूरी व्याख्या मैंने कर रखा है, आप लोग को उत्तर पता होगा। चलो किए हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन मैं आज के सेशन का ले रहा हूं। किसी आंकड़ों के समांतर माध्य बहुलक क्रमशः 24, 12 है, तो उनकी माध्यिका क्या होगी। ठीक है, मतलब हमें तीनों के बारे में, मीन, मीडियन, मीन, ये मोड है ना, मोड और मीडियन, इन तीनों के रिलेशंस के बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले जान लो कि मोड मतलब मोड अर्थात बहुलक इज इक्वल टू 3 गुणे मीडियन, 3 गुणे मीडियन माइनस 2 गुणे मीन होता है। इस रूल पर आप चलिएगा तो हमेशा इन तीनों के संबंधित वैल्यूज को क्लियर कर सकते हैं, निकाल पाएंगे आप लोग। ठीक है, कमेंट में फाइनली बाद में बता देना आप लोग। प्रश्न में क्या क्या दिया है, समांतर माध्य अर्थात मीन दिया है और मोड दिया है बहुलक ना, जेड दिया है। हमसे माध्यिका पूछ रहा है, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा मोड मतलब 12 बराबर 3 गुणे मीडियन माइनस 2 गुणे माध्य। 2 गुणे माध्य कितना होगा, 24। तो ये होगा 12, 24 दूना कितना होता है, 48। लाइए इधर करें, 48 बराबर 3 गुणे मीन। ठीक है, 3 गुणे मीडियन, तो 48 12 60 होता है, 60 बराबर 3 गुणे मीडियन। 3 से इसको डिवाइड कर दें तो किसका मान कितना हो जाएगा बताओ, 20। 20 होगा इसका माध्य, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया गया है। ठीक, तो 20 करेक्ट आंसर होगा। देखिए फटाफट सब लोग बता रहे हैं। तो ये 40 प्रश्न थे आज के सेशन के, और 40 प्रश्न इसको अच्छे से कर लीजिएगा। कुछ कंक्लूजन मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक प्रोबेबिलिटी की क्लास, प्रोबेबिलिटी, क्योंकि देखो अब पूरा डिटेल से कराने के लिए, अभी जैसे आज 12 है, कल 13, 14, तो उतना समय नहीं है कि हम लोग यहाँ पर इस पर बहुत ही टाइम दे पाएंगे। एक वीडियो मैं आपको रिकॉर्डेड दे दूंगा कल सुबह 9 बजे, ठीक है, 9 AM पर, आप वहां पर अच्छे से देख लीजिएगा। 7 बजे कल एक क्लास रखूंगा और परसों भी एक कंक्लूडिंग क्लास रखूंगा। बहुत ज्यादा अब आपको परेशान नहीं करना है। 7 बजे शाम में आप फिर जुड़िएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ PYQ और कुछ संभावित प्रश्नों को उठा करके एक सेशन रखेंगे लाइव, हाँ, जो मिला जुला रहेगा और अच्छा खासा सेशन आपके लिए रहेगा। तो कल फिर से एक कनेक्टिविटी बनाते हैं। आप अच्छे से आज के सेशन को तैयार करिए। मुझे भरोसा है कि बहुत सारे प्रश्न आपको क्लियर हुए होंगे। कितने आप कर पा रहे हैं, कितने नहीं कर पा रहे हैं, वीडियो के नीचे जरूर बताइएगा। सेशन कैसा लगा, समझ पाए चीजों को, नहीं समझ पाए ये भी बताइएगा। कहाँ डाउट आ रही है, कहाँ भ्रम है, ये भी बताइएगा। बाकी मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।